नमस्ते मित्रों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम काबिलियत, जिसे लिखा है सुधा चौहान जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। काबिलियत। अजीत भैया की बेटी निहारिका सबसे अलग निकली थी। संयुक्त परिवार के छोटे से कमरे में न जाने कहां से उजाले की किरणें पकड़कर निहारिका ने सबको अचंभित कर दिया था। इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूरे राज्य में चौथी पोजीशन लाना कितनों को मुमकिन होगा। पूरे शहर में निहारिका पहले नंबर पर थी। न्यूज़पेपर वाले जब निहारिका की फोटो मांगने आए तब अजीत भैया को बेटी की काबिलियत का पता चला था। लेकिन उन्होंने कहा, माफ कीजिए, हमारे यहाँ बहू बेटियों की तस्वीरें अखबार में छपवाने का चलन नहीं है। अजीत भैया ने निहारिका की तस्वीर देने से साफ मना कर दिया था। पर आप ये क्यों नहीं सोचते, ये तस्वीर औरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। एक संवाददाता तो जैसे अड़ गया था। हमें अपने घर की इज्जत देखनी है, दूसरों का ठेका हम नहीं ले सकते। दृढ़ स्वर में अपनी बात कहकर अजीत भैया ने उन्हें निरुत्तर कर दिया था। बहनों के प्रति अतिशय उदार अजीत भैया ने अपनी बेटी को कठोर अनुशासन में रख रखा था। दादाजी का कपड़ों का व्यापार खूब फैला था। नीचे दीवान पर गांव तकिया लगाए दादाजी हिसाब किताब पर कड़ी नजर रखते थे। तीन बेटे और दो बेटियों के पिता के रूप में दादाजी पर ईश्वर की असीम कृपा थी। अजीत भैया का उदार स्वभाव दादाजी के एकदम प्रतिकूल था। उनसे छोटे सुमित भैया की कंजूस प्रवृत्ति दादाजी के स्वभाव से खूब मेल खाती थी। छोटे भाई सुधीर सब बहनों में छोटे होने के कारण दादाजी के विशेष दुलारे भी थे। दादाजी के सामने ही अजीत भैया ने गृहस्थ की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी। घर परिवार को अजीत भैया के हाथ में सौंपकर निश्चिंत होकर दादाजी ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली थी। दादाजी का जाना इतना अचानक हुआ कि सब हैरान रह गए थे। पर अजीत भैया के स्नेह ने किसी को एक पल भी ये महसूस न होने दिया कि दादाजी की छत्र छाया उनके सिर पर नहीं है। अजीत भैया, रेखा दीदी के ससुराल से शादी का न्योता आया है। सामान भेजने के लिए 10,000 चाहिए। सुमित भैया निसंकोच होकर अजीत भैया से पैसा मांग लेते और फिर इसका सारा श्रेय स्वयं ले लेते। अजीत भैया ने भले ही स्वयं अपने ऊपर अधिक खर्च न लिया हो, परिवार वालों के लिए उनका हाथ हमेशा खुला रहता था। विवाहित बहनें जब भी घर आती अजीत भैया से पिता जैसा ही प्यार पाती। परिवार के सदस्य को महीने का खर्चा देने के बावजूद घर के किसी भी काम के लिए अजीत भैया ही पैसों के लिए जिम्मेदार रहते। उस घर में सरस्वती की अपेक्षा लक्ष्मी का अधिक महत्व था। ऐसे घर में जहाँ छोटी बड़ी बुआएं हाई स्कूल पास करते करते शादी करके घर बसा बैठी, निहारिका ने डॉक्टर बनने का सपना देख लिया था। अजित भैया उसकी उच्च शिक्षा के विरोधी थे, पर निहारिका के सपने को उसकी मां सुजाता ने सहारा दिया। मेरठ के सुसंस्कृत परिवार की बेटी सुजाता भाभी ने अजीत भैया से शायद ही कभी कुछ मांगा हो अपने लिए, पर निहारिका के लिए उन्होंने बहुत विनती की। निहारिका को हम खूब पढ़ाएंगे, उसकी दिलचस्पी पढ़ाई की ओर है। अरे बेकार की बात है, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना बेकार की बात है। लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने लिखाने से क्या फायदा है। पर वह तो डॉक्टर बनना चाहती है ना। पागल हो गई हो, डॉक्टर बनाकर उसे जिंदगी भर कुंवारी रखना है। हमारी बिरादरी में कहाँ मिलेगा उसके लिए वर। अरे पर अब तो जमाना बदल गया है। अच्छे लड़के भी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। अरे लेकिन डॉक्टर तो नहीं, अजीत भैया का सीधा सवाल था। हमारे घर के लड़के तो डॉक्टर इंजीनियर लड़कियां ही ढूंढते रहे। तुम्हारा घर तो विदेश जा बसने लायक है। यहाँ रहेंगे और विदेशी ढंग अपनाएंगे, तभी तो हमारी अम्मा तुम्हारे घर वालों को म्लेच्छ। उसकी बात काटते हुए उसकी पत्नी बोली, अम्मा जी की बात छोड़िए, आप क्या कहते हैं। जिस समझदारी और सोच विचार से मैं रहती हूँ, घर में कोई और बहू वैसे रह सकती है। सुजाता भाभी तीखी आवाज में बोली थी। सच ही था। सुजाता भाभी ने अपने बड़प्पन हर जगह रखा था। सास की छुआछूत का निशब्द पालन करती। बड़ी भाभी को देख उनके मायके वाले आश्चर्य में पड़ जाते थे। निहारिका को इंटरमीडिएट में दाखला दिलाते समय अजित भैया ने सुजाता भाभी को चेतावनी दे डाली थी। इंटरमीडिएट के बाद निहारिका की शादी करनी है, आगे पढ़ाना या ना पढ़ाना उसके ससुराल की मर्जी पर होगा। भाभी सुनकर चुप रह गई थी। निहारिका ने सुजाता भाभी की शालीनता और अजीत भैया की सुंदरता पाई थी। उजली धूप सा सुनहरा रंग और तीखे नयन नक्श, सभी लड़कियों से वह अलग ही चमकती थी।
निहारिका कॉलेज के एग्जाम में सब विषयों में डिस्टिंक्शन लेकर प्रिंसिपल और अपनी सभी सहेलियों को चकित कर देती थी। ना जाने कहाँ का दिमाग पाया है निहारिका ने, ये तो चलती फिरती कंप्यूटर है। प्रिंसिपल आश्चर्य कर दी। एक बार सुन ले तो भूलने का सवाल ही नहीं उठता। गजब की मेमोरी है भाई निहारिका की। सहेलियां उसे छेड़ती, निहारिका अपनी खोपड़ी से थोड़ी सी अकल हमें भी दे दे, थोड़ी मेमोरी हमें भी दे दे। अकल और मेमोरी का इतना बड़ा भार लिए घूमती थक न जाएगी तू। शांत सौम्य निहारिका मुस्कुराकर शांत ही रहती। अभिमान कभी उसके सिर पर चढ़ने की हिम्मत न कर सका। उस दिन अपने कमरे से निकलकर बाल सुखाने के लिए निहारिका छत पर पहुंच गई थी। अचानक एक छोटा सा पत्थर उसके पांव के पास आ गिरा। चौंक कर नजर उठाते ही दूसरे घर की छत पर खड़ा हुआ राघव उसे दिखाई दिया था। निहारिका से नजर मिलते ही राघव ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया था। पिछले 2 सालों से सामने वाले घर में राघव का परिवार आ बसा था। राघव के घर में धन संपत्ति के स्थान पर सरस्वती और बुद्धि का अधिक महत्व था। बीएससी के एग्जाम में सर्वोच्च अंक लेकर वह एमएससी फाइनल का तेज छात्र था। सुजाता भाभी का उस घर में अक्सर आना जाना होता था। राघव की माँ वही एक स्कूल में टीचर थी और पापा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करते थे। राघव के लिए उसके माता पिता ने ढेर सारे सपने देख रखे थे। सुजाता भाभी को वह घर अपने मेरठ वाले घर की याद दिला जाता था। ससुराल की चारदीवारी के बाहर जैसे खुली हवा में सांस लेने को ही वह उस घर में जाती रहती थी। निहारिका, अगर तुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन न मिला तो क्या करेगी? सुजाता भाभी ने एक दिन चिंतित स्वर में पूछा था। एमए करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग लूंगी। आपकी तरह घर की चार दीवारी में बंद होकर नहीं बैठूंगी माँ। पर वह तो बेटी किस्मत की बात है। मैं अपनी किस्मत स्वयं निर्धारित करूंगी माँ। माँ बेटी की बातें सुनती राघव की माँ नीता हंस पड़ी थी। इसीलिए राघव कहता है निहारिका में कुछ कर गुजरने की ललक है, वो जो चाहेगी पालेगी। राघव निहारिका को कैसे जानता है? सुजाता भाभी चौंक गई। राघव की कजिन सुनैना निहारिका के साथ ही पढ़ती है ना, शायद कभी उसने निहारिका को कॉलेज डिबेट में भी सुना था। ओह, सुनकर भाभी आश्वस्त हो उठी थी। उस दिन से निहारिका राघव को पहचानने लगी थी। कभी कॉलेज आते जाते दोनों का कुछ दूर तक साथ भी हो जाया करता था। एक दिन आगे बढ़कर राघव ने निहारिका से दोस्ती करनी चाहिए थी। आपका पड़ोसी राघव, मेरी माँ आपकी बड़ी प्रशंसक है। थैंक्स कहती हुई निहारिका ने मुंह उठाया, लेकिन राघव को देखा तक नहीं। आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहती है ना? जी। मेरे बारे में आप कुछ भी जानना नहीं चाहेंगी? जी नहीं। क्यों? क्योंकि अजनबियों से दोस्ती बढ़ाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतने पास रहते हुए भी हम अजनबी है निहारिका। जी हाँ, और पास आने की आपकी ये कोशिश भी बेकार है। कहती हुई निहारिका तेजी से आगे बढ़ गई थी। आज अचानक पांव के पास आ गिरी कंकरी ने निहारिका की धमनियों का खून तेज कर दिया था। छत से भागकर वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर आई। क्या बात है निहारिका, ऐसी भागती हुई कहाँ से आ रही हो? सुजाता भाभी चौंक गई। जल्दी कुछ खाने को दो माँ, बहुत भूख लगी है। वाह रे लड़की, वाह रे तेरी भूख। अम्मा जी भनभना उठी थी। निहारिका ने मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी में अपने आप को जैसे भुला ही दिया था। किताबों में सिर गड़ाए निहारिका को देखकर अम्मा जी चिढ़ उठती। बहुत पढ़ा लिया बेटी को, अब उसे कुछ घर का काम का सिखाओ बहू। खाली पढ़ाई से पेट नहीं भरता। लेकिन अम्मा जी वो डॉक्टर बनना चाहती है, उसके लिए तो उसे कड़ी मेहनत करनी ही होगी। हम्म, डॉक्टर बनकर मुर्दा ही तो चीरेगी। भाग्यवान है तुम्हारी बेटी। पिछले साल से महेंद्र ठाकुर की पत्नी अपने बेटे जय के लिए निहारिका का हाथ मांग रही है। उस घर में निहारिका का कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, तालमेल नहीं बैठ पाएगा माँ जी। क्या कह रही है बहू? हमारे पूरे समाज में वैसा खानदान दूसरा खोजे न मिलेगा। धन संपत्ति इतनी है कि 7 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती है। सोने से मढ़ा देंगे हमारी निहारिका को वे लोग। अम्मा जी, निहारिका की दिलचस्पी दूसरी है। गहने तो दूर, वह तो रंगीन कपड़े तक नहीं पहनना चाहती। उसे तो बस पुस्तकें ही चाहिए। ज्यादा उम्र हो जाने पर अच्छा लड़का मिलने से रहा, बाद में मुझे दोष मत देना। हमारे खानदान से कोई बाहर कोई नया रिवाज तो शुरू नहीं कर सकते हम। तुम अपने मायके का चलन यहाँ न चलाओ। तुम्हारा घर तो। अम्मा जी ने वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया और मुंह बिचका कर जैसे बहुत कुछ कह दिया था।
दादी, मुझे सोने के पिंजरे में बंद नहीं होना है, मैं मर जाऊंगी। माँ की बात सुनकर निहारिका के चेहरे पर एक निश्चिंतता आ गई। बचपन में सुजाता ने भी अपने जीवन में बहुत आगे तक पढ़ने का सपना देखा था, पर अपने बाबूजी के आकस्मिक निधन ने उसके सपने को तोड़कर रख दिया था। माँ ने जल्दी से जल्दी बेटी की शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाना चाहा था। आज उसी मायके में भाई खानदानी लोहे का बिजनेस छोड़कर उच्च पदों पर आसीन है। पढ़ी लिखी सुसंस्कृत भाभी या भाइयों के साथ गर्व से बाहर घूमती है। निहारिका को डॉक्टर बनाना मानो सुजाता भाभी के अपने अधूरे रह गए सपने की पूर्ति थी। अजीत भैया की नाराजगी सहती हुई भाभी की बार बार की मनुहार से अजीत भैया आखिर पसीज गए थे, पर शर्त लगा दी थी कि निहारिका को दूसरे शहर नहीं भेजा जाएगा। उसे वहीं स्थानीय मेडिकल में एडमिशन मिल जाए तो ठीक, वरना उसे किस्मत पर भरोसा करके शांति से बैठ जाना होगा। निहारिका की ईश्वर ने सुन ली। स्थानीय मेडिकल कॉलेज में उसे एडमिशन मिल गया था। निहारिका तो निहारिका, माँ को भी मानो पंख मिल गए हो। सादे से सलवार कुर्ते के साथ गुलाबी ओढ़नी में जब वह कॉलेज पहुंची तो उसकी अनुपम सुंदरता को निहारती कई जोड़ी आंखों के बीच निहारिका संकोच से लाल हो गई थी। चौधरी का चांद है यार, सुंदरता की मूर्ति है। हम पर भी नजर पड़ जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाए। अपने में सिमटी सिमटी निहारिका जब क्लास में पहुंची तो उसे हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई पड़ी थी। सीनियर बैच के लड़के जूनियर बैच के लड़कों पर ईर्ष्या कर उठे थे। काश यार ये हमारे साथ होती। कुछ ही दिनों में निहारिका की सुंदरता की धूम मच गई। अद्भुत सौंदर्य के साथ साथ बुद्धि की प्रखरता से सोने में जैसे सुहागा था। मेडिकल कॉलेज के पीछे राघव का फिजिक्स डिपार्टमेंट था। निहारिका के बाहर आने पर राघव अक्सर बाहर खड़ा होकर उसका ही इंतजार करता था। घर के लिए निहारिका और उसकी एक ही बस होती थी। बस स्टैंड से घर तक जाती निहारिका से राघव जबरन बातें करता जाता था। जानती है आपके कॉलेज के लड़कों ने आपको क्या खिताब दिया है? राघव पूछता। मुझे जानने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। वाह वाह, जानना तो जरूरी है। क्यों? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। आपको वे सफेद हंसनी कहते हैं, सफेद हंसनी। मुझे वह काला कौवा कहे या हंसनी, जो मैं हूँ वही रहूंगी। समझे मिस्टर? अरे सच तो ये है कि जो आप है उसके लिए संसार में कोई उपमा हो ही नहीं सकती। आप तो अनुपमा है। थैंक यू। एक बात और, रास्ता चलते लोगों से बातचीत करना मेरा स्वभाव नहीं, पर मेरी थिंकिंग तो दूसरी है ना। कभी कभी साथ चलते राही जीवन भर के लिए हमराही बन जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा साथी खोजो, ठीक है ना? ईश्वर के लिए मुझे आप परेशान न करें। दुनिया बहुत बड़ी है, कोई दूसरा साथी खोज लीजिए मिस्टर राघव, और मुझे बख्श दीजिए। अरे इतनी बड़ी दुनिया में मनपसंद साथी तो बस एक ही होता है, और मेरी पसंद तो आप है, आप। बात आपकी पसंद भर से तो पूरी नहीं हो जाती। मुझे आप बेहद नापसंद है, समझे? अब एक तरफा पसंद से क्या फायदा? मुझे कोई नापसंद करे ऐसा कुछ तो मुझ में है नहीं निहारिका जी। इस साल आईएएस क्वालिफाई कर जाऊं तो शायद सबसे अधिक वांछित पात्र बन जाऊंगा। मिस्टर, जिसे आईएएस की अपेक्षा हो उसी को ढूंढिए। मुझे तो ऐसे अधिकारी सरकारी नौकर लगते हैं। अरे, क्या वाकई तुम्हें ये प्रोफेशन पसंद नहीं है? जी हाँ, कितनी बार कहना पड़ेगा, आपके प्रोफेशन से मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। कहते हुए निहारिका झुंझला उठी। मुझे तो तुम्हारी पसंद नापसंद से ही नौकरी करनी है। निहारिका, प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। गुस्से से निहारिका ने राघव को झटका था और अपने पैर तेजी से बढ़ाए थे कि अचानक सड़क पर बने एक गड्ढे में उसका पैर जा पड़ा। बरसात में सड़क के किनारे बेरहमी से गड्ढे बना दिए गए थे। दर्द से निहारिका कराह उठी थी। शायद उसका पाँव मोच खा गया था। दर्द से उसकी आंखें छलछलाई। पाँव बढ़ाना तो मुश्किल सा ही था। साथ चलते राघव ने झुककर निहारिका के पाँव पर अचानक ही हाथ धरकर चोट देखनी चाहिए थी। बहुत चोट लग गई निहारिका, चल तो सकोगी ना? राघव के स्वर में बहुत अपनापन और स्नेह था। छोड़िए, मैं ठीक हूँ, निहारिका झुंझलाते हुए बोली। दोनों के चेहरे झुके होने के कारण सामने से आ रहे अजित भैया को कोई भी नहीं देख सका था। ये क्या तमाशा है? शर्म नहीं आती? कॉलेज जाने के नाम पर यहाँ ये क्या हो रहा है? अजित भैया लगभग चिल्ला उठे थे। जी, इनके पाँव में मोच आ गई है। मैंने हेल्प करनी चाहिए थी। आपका पड़ोसी हूँ मैं।
अच्छा, तो अपना पड़ोसी धर्म यहाँ इस तरह से दिखाया जा रहा है। खबरदार, जो आगे कभी मेरी बेटी के पास भी फटके। चल निहारिका। सहमती हुई सी निहारिका अजीत भैया के साथ लंगड़ा कर कराहती चलती थी। घर आते ही अजीत भैया चीख पड़े थे, निहारिका, आज से इस लड़की का कॉलेज आना जाना बंद। खबरदार, जो बिना इजाजत घर के बाहर पैर भी रखा। क्या बात है, तेरे पैर में चोट कैसे लग गई निहारिका? सुजाता परेशान हो गई थी। इश्क की पिंगे भर रही थी तुम्हारी लाडली, गिरकर चोट तो लगनी थी। हजार बार समझाए, लड़की जात को ज्यादा सिर न चढ़ाओ, पर तुम्हारे सिर पर तो मायके का भूत चढ़ा रहता है। रोती सिसकती निहारिका ने माँ को सारी बात बताई। सुजाता ने अजीत भैया को लाख समझाना चाहता, पर उनका फैसला अडिग रहा। उसी दिन राघव की माँ के आ जाने से मानो आग में घी पड़ गया। कैसी है निहारिका बेटी? मुझे अभी अभी राघव ने बताया कि तेरे पैर में चोट आ गई है। देखिए बहन जी, हम पुराने सोच विचारों के लोग हैं। आपके राघव से मेरी बेटी की बातचीत हमें पसंद नहीं। वो नहीं माना तो अंजाम बुरा होगा। अच्छी तरह ये बात उसे समझा दीजिएगा। ये क्या कह रही हैं? जी हाँ, मेरे पति अजीत जी का यही कहना है। नीता ने अजीत की तरफ देखा। अजीत भाई साहब, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरा राघव कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। पड़ोसी के दुख तकलीफ में मदद करना सभी का धर्म होता है। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। राघव की माँ नीता का चेहरा गुस्से से तमतमा आया था। जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने मेरी आंखों से जो देखा वो झूठ नहीं है। आपके घर से हम रिश्ता नहीं जोड़ सकेंगे। जानती है ना, मेरी ये इकलौती बेटी है। इसकी शादी में मैं लाखों लुटा सकता हूँ। मेरे भी कोई दो चार बेटे तो है नहीं। ना ही आपके घर से रिश्ता जोड़ने से ही मुझे कोई दिलचस्पी है। ईश्वर करे निहारिका राजा के ही घर जाए, पर रजवाड़ों की स्थिति से शायद आप परिचित नहीं है। मुझे क्या करना है क्या नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा, तो अब माफ करिए। अजीत भैया ने हाथ जोड़ दिए थे। सुजाता भाभी का चेहरा शर्म और अपमान से काला पड़ गया था। इधर नीता जी भी अपने अपमान को छुपाती हुई खड़ी थी। अपने घर आए किसी मेहमान का ऐसा अपमान सुजाता को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। मुझे माफ करना नीता बहन, तुम्हारा अपमान मेरा भी अपमान ही है। निहारिका को अपना आशीर्वाद ही देना बहन। कहते कहते सुजाता की आंखें भर आई थी। निहारिका को भाभी फिर कॉलेज भेज पाने में सफल ना हो सकी थी। अजीत भैया ने भाभी और निहारिका के हर मनोहार ठुकरा दी थी। निहारिका के आंसू नहीं थमते थे। क्या किया है मैंने? क्यों मुझे सजा दी जा रही है? मुझे जाने दो माँ कॉलेज। इधर राघव ने पत्र लिखकर निहारिका से माफी मांगी थी। तुम्हारा गुनहगार हूं मैं, किसी तरह मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे सारे सपने सच कर दूंगा। ये लाइनें पढ़कर निहारिका मौन ही रह गई थी। उस रूढ़िवादी परिवार में घर छोड़कर चले जाना क्या उसके लिए आसान था? अम्मा जी ने जब देखा कि अब इसका कॉलेज जाना बंद कर दिया गया है, तो उन्होंने उत्साहपूर्वक उसके लिए लड़कों की खोज शुरू कर दी। महेंद्र ठाकुर की पत्नी को मानो मुंहमांगी मुराद मिल गई। बेटे जय का देर रात तक घर न आना उन्हें चिंता में घुला दिया करता था। घर पहुंचे जय की सांसों में ही नहीं, शरीर में भी शराब की दुर्गंध आती थी। लाडले बेटे की हर मांग पूरी करती माँ ने उस पर अंकुश कब लगाया था? सुंदर पत्नी उसकी सभी बुरी आदतें छुड़ा देगी, यही सोचकर उन्होंने निहारिका के लिए शादी का प्रस्ताव भिजवाया था। अजीत भैया ने ज्यादा कुछ भी खोजबीन करने की कोशिश नहीं की थी। जय अच्छे खानदान का पढ़ा लिखा लड़का था, और चाहिए भी क्या। बाप दादा इतना कमा कर रख गए हैं कि निहारिका राज करेगी, किसी बात की कमी न होगी। निहारिका का रो रो कर बुरा हाल था। मेरा दम घुट जाएगा माँ, मैं मर जाऊंगी वहां, मुझे बचा लो। बेटी के दुख से दुखी सुजाता भाभी ने कई बार अजीत के सामने हाथ जोड़े, अम्मा जी के सामने विनती की, पर सब बेकार। शादी के बाद भी तो तू पढ़ाई कर सकती है ना निहारिका, मैं जय जी को समझाऊंगी। इससे अधिक और कुछ कर पाना सुजाता के सामर्थ्य से बाहर था। बहनों और अम्मा जी के प्रति अतिशय उदार अजीत भैया अपनी बेटी के मामले में बेहद सख्त थे। शायद सुजाता भाभी का स्वाभिमानी स्वभाव उन्हें कभी नहीं भाया था। निहारिका की शादी में अजीत भैया ने जी खोल कर खर्च किया। 5 दिन पहले से ही रंगीन रोशनी की झालरें, फव्वारे चल रहे थे। पास पड़ोस के लोगों को शादी के 3 दिन पहले से ही न्योता दिया गया था। वह दावत लोगों को सालों याद रही थी। विदा होती निहारिका मानो पत्थर की मूर्ति बन गई थी।
माँ ने सीने से चिपकाकर आशीर्वाद दिया था, तब भी उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद नहीं निकली थी। कार में बैठती निहारिका को अचानक नीता ने आकर चौंका दिया था। तेरी शादी में हम आमंत्रित नहीं थे निहारिका बेटी, पर ईश्वर से तेरे सुख की कामना करती रहूंगी मैं। मेरे राघव पर रुष्ट न होना बेटी। वह अपने को किस तरह सजा दे रहा है ये तो मैं ही जानती हूँ। धीमे स्वर में निहारिका के कान में वह फुसफुसा रही थी। नहीं, ऐसा मत कहिए आंटी। नीता की आवाज, नीता की बात सुनकर अब जाकर निहारिका का रुदन ऐसा शुरू हुआ, मौजूद सभी की आंखों को भिगो गया। ससुराल में ऐश्वर्य की कमी न थी। हवेली में दौड़ते नौकर नौकरानियां हमेशा किसी विशेष कार्यक्रम का भ्रम पैदा करते थे। अपने कमरे में नौकरों की लाइनों को देखकर निहारिका खींच उठती थी। तुम लोग अपना अपना काम करो, जब जरूरत होगी बुला लूंगी। जी बहुरानी, मालकिन ने हमें आपकी सेवा के लिए रखा है, लेकिन मुझे अपनी सेवा कराने की आदत नहीं है। तुम लोग जा सकती हो। उसकी सास महिमा ने जब यह सुना तो मुंह बिचका दिया। हमारे रहन सहन को वो कैसे समझ सकती है। मैं तो लड़की पर रिझ गई, वरना अपनी बराबरी के घर में से ही रिश्ता जोड़ती। जय की आदतें निहारिका से छिपी न रही। शाम को उसके यार दोस्तों की मंडली कहाँ अड्डा जमाती है, यह भी जानने की जरूरत न रही। कमरे में देर रात नशे में धुत पहुंचता जय की नजर में शारीरिक संबंधों की तुष्टि ही पति पत्नी के रिश्ते की एकमात्र कड़ी थी। निहारिका का रोम रोम नफरत से सिहर उठता। कई बार जी चाहा इस बंधन को तोड़कर कहीं दूर भाग जाए। अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी न कर पाने के लिए निहारिका अजीत भैया को कभी माफ न कर सकी। कई बार निहारिका ने कहा था, मैं अपना एमबीबीएस पूरा करना चाहती हूँ। क्या जरूरत है 4 वर्ष बर्बाद करके डॉक्टर ही तो बनोगी। जरूरत होने पर 100 डॉक्टरों की लाइन लगा सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। जी बात सिर्फ उतनी ही तो नहीं है, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। ओह, तो अभी तुम्हारा सपना अधूरा है। लगता है कॉलेज के पुराने दोस्तों का मोह ही खींच रहा है तुम्हें। वे तो कब के डॉक्टर बन चुके होंगे और कॉलेज छोड़ चुके होंगे। इसका मतलब कोई तुम्हारा खास दोस्त भी था। कौन था वह? नाम बताओ जरा, मैं भी तो उसके दर्शन कर लूं, जिसके साथ तुम्हारे सारे सपने पूर्ण हो जाते। क्रोधावेश से जय के नथुने फूल गए थे। क्यों फालतू की बात कर रहे हैं? वैसा कोई दोस्त होता तो उससे शादी न कर लेती। निहारिका ने हल्के से मुस्कुराकर बात टालनी चाहती, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक ही उसकी आंखों के सामने राघव का चेहरा एक क्षण के लिए चमक कर उजल हो गया। क्यों झूठ बोलती हो? तेरा वह पड़ोसी यार नहीं था? कान में क्या कह रही थी उसकी माँ? मैं तो उसी दिन समझ गया था, घर की इज्जत का ख्याल ना होता तो वापस ही भेज दिया होता। छी छी, ये क्या कह रहे हो राघव? खबरदार, चुप रहो। मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहता। इस घर में रहना है तो यहाँ के मान मर्यादा का ध्यान रखना होगा। आगे से मेडिकल कॉलेज जाने की बात तुम्हारे मुंह से भी ना निकले, समझी? निहारिका अवाक होकर अपमानित सी खड़ी रह गई, और उसे वैसे ही अपमानित छोड़कर जय तूफान की तरह बाहर चला गया था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था राघव? क्यों तुमने मेरी मदद करनी चाहिए थी उस दिन? हथेली में मुंह छिपाकर निहारिका सिसक उठी। माँ के घर बस एक दिन से ज्यादा निहारिका का रुकना नहीं हो पाता था। अजित भैया की ओर निहारिका ने कभी नजर उठाकर नहीं देखा। भाभी पूछ पूछ कर हार गई, पर निहारिका के मुंह से कुछ न सुन पाई। पर बेटी के चेहरे पर छाए गहन उदासी ने माँ का दिल तार तार कर दिया था। शादी के बाद लड़कियां कैसे खिल जाती है। तू कैसी मुरझाई मुरझाई रहती है निहारिका? अपनी माँ को सच्ची बात नहीं बताएगी बेटी? माँ, कुछ फूल खिलने से पहले ही मुरझा भी तो जाते हैं। मैं ठीक हूँ माँ, पर तेरे साथ हुआ क्या है मेरी बच्ची? तेरे पापा तेरे दो शब्द सुनने के लिए तरस गए हैं। मेरी बातें कब सुन पाए थे पापा? निहारिका के सवाल या नजरें माँ पर पड़ती तो फिर माँ निशब्द हो जाती। निहारिका की सेवा ने सासू माँ का तो दिल जीत लिया था। प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में एग्जाम देने के लिए निहारिका ने सासू माँ की परमिशन पाली थी। जय का अधिकांश समय बाहर ही बीतता था। निहारिका को मानो यह स्थिति सुविधाजनक ही लगी थी। किताब में सिर गड़ाए कभी कभी वह जय का घर पहुंचना भी न जान पाती थी। नौकरों की मदद से कमरे में पहुंचते ही जय दो चार अस्फुट वाक्य कहकर पलंग पर गिर के गहरी नींद में सो जाया करता। बीए की परीक्षा में निहारिका का नाम काफी ऊपर था।
निहारिका ने पति को इस बात की खबर देना जरूरी बिल्कुल नहीं समझा। समाज शास्त्र में एमए करने का निश्चय करके उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। उसने अपनी सास महिमा से कहा, मम्मी जी पूरे दिन घर में मक्खियां ही तो मारती रहती हूँ, वहाँ समय कुछ आसानी से कट जाएगा। निहारिका के उदास चेहरे को देखकर उसकी सासू माँ उसे इनकार न कर सकी, पर जय का डर उन्हें भी था। कहीं उसे पता लग गया तो बवाल मचाएगा। बहू, उसकी चिंता आप मत करिए मम्मी जी, उन्हें उस समय समझा दूंगी। वैसे भी दिन में तो कभी उनका घर आना होता ही नहीं है। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। मैंने तो सोचा था कि तेरे आने से बेटा घर के खूंटे से बंध जाएगा, पर तेरी ओर से भी तो कोशिश की कमी हो रही है बहू। अनुत्तरित निहारिका का सूखा मुंह देखकर सासू जी ने आंचल से आंखें पोंछ डाली। वेश्याओं का पुनर्वास की संभावना, इस विषय पर उसके प्रोफेसर ने उसे एमए के लिए एक प्रोजेक्ट दिया था। विभाग अध्यक्ष रमाकांत सर ने स्वयं यह विषय चुनकर उसे दिया था। तुम विवाहित हो, घर में गाड़ी की भी सुविधा है, इसलिए तुम्हें यह विषय दे रहा हूँ। तुम आसानी से उन तक पहुंचकर बातचीत कर सकोगी। अविवाहित लड़कियों को वहां जाने में असुविधा होगी, शायद उनके माता पिता भी उन्हें अनुमति न दे। पर मेरा वहां जाना क्या ठीक होगा सर? तुम वहां एक अच्छे काम के लिए जा रही हो। अगर कोई समाधान खोज सकी तो एक समाज उपयोगी कार्य का श्रेय तुम्हें मिलेगा। तुम इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। रमाकांत सर के विश्वास ने निहारिका को आत्मविश्वास दिलाया था। जब निहारिका ने हाथ में फाइल लिए उस मोहल्ले में प्रवेश किया तो वह संकोच से भर उठी थी। कॉलेज से उसके साथ आई मालती ने उसे हिम्मत दिलाई थी। जब काम का बीड़ा उठाया तो डर काहे का, हम अच्छे काम से जा रहे हैं। दोनों ने इधर उधर थोड़ा पता किया तो मालूम पड़ा कि चंदाबाई नाम की एक वेश्या है जो कि पूरे मोहल्ले की दबंग औरत है। पूरे चकले पर उसी का राज है। उसे समझा पाना कठिन काम है। हाथ नहीं धरने देती किसी समाज सेविका को। चंदाबाई के कोठे की सीढ़ियां चढ़ती हुई निहारिका को देखकर सीटियां बज उठी थी। लो भाई, आ गई हमारे सुख चैन की दुश्मन। अब भलाई का काढ़ा पिलाएंगे चंदाबाई को। अरे भली कही, क्या पता ये खुद भी उसी के रंग में न रंग जाए। अपमान से लाल होते चेहरे के साथ निहारिका चंदाबाई के सामने जा खड़ी हुई थी। दरवाजा खोलती हुई चंदाबाई निहारिका को देखकर जैसे भौचक हो उठी। सहज होते हुए कहा था, कहो क्या काम है। प्रौढ़ावस्था को पहुंच रही चंदाबाई में अब भी ठसका बाकी था। चंदा जी, आपकी बेटी सी हूँ, आपकी सहायता चाहिए। बेटी? एक पल को जैसे चंदाबाई कहीं खो सी गई। मेरी सहायता से लोग गिरते हैं, उठते नहीं, ये बात जानती हो? जी अच्छी तरह जानती हूँ। अंततः जीने के लिए जब कोई उपाय ना रहे तभी तो आपने यह धंधा अपनाया होगा। चंदा जी, तुम यहाँ क्यों आई हो? चंदाबाई ने रूखे स्वर में कहा, जी मैं आपको नई जिंदगी का एक रास्ता सुझाने आई हूँ, जहाँ मान है, सम्मान है। खोया मान सम्मान किसका वापस आया है? जी मैं दिलाऊंगी, मेरा विश्वास करिए। निहारिका के उत्साही चेहरे पर एक नजर डालकर चंदाबाई ने उसे अंदर आने की राह दिखाई। इसके लिए वह दरवाजे से थोड़ी हट गई। निहारिका ने संभावना का पिटारा खोल दिया। अगर हमारी योजना सफल रही तो कुछ दिनों में ही हमारी सिलाई बुनाई केंद्र आत्मनिर्भर हो जाएगा। आप सोचो चंदा जी, बाप की कमाई कितने दिन साथ देगी। मेहनत की कमाई ही बरकत की कमाई होती है। अरे तू अकेली कर पाएगी ये सब? भले घर की बहू बेटी लग रही है, हमारा साथ तुझ पर भी कीचड़ उछालेगा। आप सबके साथ अकेली कैसी चंदा जी? ठीक है, आज से इस चंदा का जीवन तेरे नाम रहा। दो चार मुलाकातों के बाद में चंदाबाई मान गई और उसने ये कहा। चंदाबाई के उस बदलाव पर चकले वाले चौंक गए। एक वृद्धा ने याद दिलाया, चंदाबाई, जो बेटी पिछले साल तुम्हारी गुजर गई उसकी और निहारिका की शक्ल में इतनी समानता है, शायद इसीलिए तुम धोखा खा गई हो। लेकिन चाहे जो हो, चंदाबाई के सहयोग से लड़कियों को संगठित करना आसान हो गया था। निहारिका के साथ कुछ और समाजसेवी संस्थाओं की महिला भी आज जुड़ी। वे लोग जानते थे कि यहाँ की औरतों को अचानक ही उनकी चलती कमाई बंद करके और सिलाई बुनाई का काम करके उनका पेट तो नहीं चल सकता। इसलिए समाजसेवी संस्थाओं ने अपनी तरफ से कुछ पैसे इकट्ठे करके इन लोगों के लिए जुटाए कि वे सुचारू रूप से अपना जीवन 2-4 माह तक चला सके। उसके बाद तो उनकी बुनाई केंद्र
अच्छी तरह से चलने ही लगेगा। धीरे धीरे सरकारी स्कूलों के और कुछ प्राइवेट स्कूलों के भी यूनिफॉर्म के ऑर्डर निहारिका ले आई और चंदाबाई के साथ काम से लगी हुई स्त्रियों को उसने वो ऑर्डर सौंप दी। चंदाबाई को ही सिलाई बुनाई केंद्र का सुपरवाइजर बनाया गया था। मोहल्ले में उस नए बदलाव की तीखी प्रतिक्रिया हो रही थी। एक वर्ग इसका कड़ा विरोध कर रहा था, पर चंदाबाई के दबंग स्वभाव के आगे विद्रोह के स्वर पनप न सके। चंदाबाई ने स्पष्ट घोषणा की थी, हमारी योजना में जो स्वेच्छा से आना चाहे उसका स्वागत है। हम जबरन अपनी इच्छा उन पर नहीं थोपना चाहते। आश्चर्य की बात तो ये थी कि सिलाई बुनाई केंद्र की स्थापना के लिए पैसे की जरूरत तो थी ही। तब चंदाबाई ने खुद अपनी जमा पूंजी का एक बड़ा अंश निहारिका के हाथ पर धर दिया था और भरे कंठ से कहा था, मेरी भी तेरी ही जैसी एक बेटी थी। इस दलदल से निकल भागने को बड़ी आतुर थी पगली, मरकर वो तो आजाद हो गई। अब शायद तेरी वजह से कुछ लड़कियां आजाद हो जाएंगी तो उसकी साथ पूरी होगी। चंदा जी, यह केंद्र हम क्यों न उसी के नाम से खोले? क्या नाम था उसका? चंदाबाई ने बताया कि उसकी बेटी का नाम उसने किरण रखा था, बड़ी आशा से। तो ठीक है, बस आज से हम अपने इस केंद्र का नाम किरण सिलाई बुनाई केंद्र ही रखेंगे। सिलाई बुनाई केंद्र धीरे धीरे ठीक से चल रहा था कि एक दिन एक लड़की माला ने बताया कि मोहल्ले में एक घर में एक लड़की को जबरदस्ती बंद करके रखा गया है और चंदाबाई और निहारिका से कहा कि उसकी सहायता की जाए, वरना बेचारी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। पुलिस के एक इंस्पेक्टर और चंदाबाई के साथ निहारिका ने उस घर का जब दरवाजा जबरन खुलवाया तो दरवाजा खुलते ही सामने का दृश्य देखकर निहारिका स्तब्ध रह गई थी। सामने ही जय दो चार दोस्तों के साथ बैठा हुआ शराब पी रहा था। कमरे के बीच में एक जवान लड़की अपने आप में सिमटी बैठी शायद रो रही थी। निहारिका को देखते ही किसी ने अश्लील वाक्य उछाला था। निहारिका को वहां देखकर जय चौंक गया था और गुर्राते हुए बोला, तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्यों भाई, पहले से पहचान है तुम्हारी, हमसे नहीं मिलवाओगे यार? जब उसके दोस्त ने ये बात कही तो जय जोर से उसे डांटते हुए शट अप बोला और निहारिका का हाथ पकड़कर उसे जबरन खींचता हुआ कमरे के बाहर छोड़ आया। चकित से इंस्पेक्टर ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर वह दहाड़ उठा, खबरदार, ये मेरी बीवी है। निहारिका ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर आप प्लीज अंदर जाकर उस लड़के को छुड़वाइए, और अगर इन यहाँ बैठे इन लोगों को आप अरेस्ट कर सके तो भी आपकी बड़ी कृपा होगी वेश्याखोरी के इल्जाम में। निहारिका की बात सुनकर जय तमतमा गया। क्या कहा? मेरे दोस्तों को अरेस्ट करवाएगी तू? तेरी ये मजाल? पीछे मुड़कर उसने इंस्पेक्टर से कहा, याद रखो इंस्पेक्टर, तुम इन लोगों का बाल भी बांका नहीं कर सकते। इनमें से एक तो एसपी का बेटा है। आगे तुम अपनी नौकरी की खैर मनाओ, समझे? इस बेवकूफ औरत की बात पर नौकरी तो नहीं खोना चाहते ना? निहारिका का हाथ कठोरता से पकड़कर जय उसे घर ले आया। घर पहुंचकर जोर से अपनी माँ को आवाज लगाई, ये लो माँ, तुम्हारे घर की इज्जत बाजार में बिकने से बचा कर लाया हूँ। क्या हुआ बेटा? निहारिका, तू तो यूनिवर्सिटी गई थी। यूनिवर्सिटी? वाह, माँ को बहलाने का इससे अच्छा बहाना भी कोई हो सकता है? मैंने मना किया था ना पाँव बाहर निकालने को। जानती हो माँ, इसे जिस मोहल्ले से उठाकर लाया हूँ वहां शरीफ घर की बहुएं बेटियां नजरें भी उठाकर नहीं देख सकती हैं, पर शरीफ घर के लड़के वहां घर का सामान दांव पर लगा सकते हैं। निहारिका के स्वर में घृणा बोल रही थी। हाँ, बड़े घर के लड़कों की मर्दानगी की यही पहचान है, समझी? अब इस घर में इसे एक पल भी रखना पाप है माँ। तुम इसे जहां से लाई हो वहीं पटक आओ, मुझे अपनी इज्जत की चिंता है। अजीत भैया ने निहारिका को वापस आया हुआ देखा तो वो अपना सिर धुनने लगे। अम्मा जी चीत्कार कर उठी, हाय राम, इस बेशर्म लड़की ने हमें कहीं का ना रखा। सुजाता भाभी सारी स्थिति देखकर हैरान रह गई। शांत सुस्थिर आवाज में वो निहारिका से बोली, बेटी मैं जानती हूँ कि तू किसी अच्छे काम से गई होगी। निहारिका अपनी माँ के सीने से चिपट कर रोने लगी और सारी कहानी उसे कह सुनाई। एक पल मौन रहकर भाभी ने पूछा, इतनी बड़ी योजना पर तू अकेले ही काम करने चल पड़ी? मुझसे कहा होता तो मैं भी चलती तेरे साथ। उसकी सास अम्मा जी चिल्ला पड़ी, अब इस घर में इस लड़की का यहाँ रहना नहीं हो पाएगा बहू। अम्मा जी की चेतावनी पर अजीत भैया का मौन उनकी सहमति ही थी। अगर ये यहाँ नहीं रह सकती तो मुझे भी यह घर छोड़ने की अनुमति दे दीजिए अम्मा जी।
पागल हो गई है बहू? अब एक बेटी के लिए अपना पति और परिवार छोड़ देगी? अम्मा जी, मेरा पति और मेरा परिवार भी तो मेरी बेटी को बेसहारा हालत में छोड़ दे रहा है। लेकिन निहारिका रोती हुई बोली, नहीं माँ, ये घर है तुम्हारा, तुम इसे मेरी वजह से नहीं छोड़ सकती। मैं विश्वास दिलाती हूँ, इस कलंक के स्थान पर सम्मान के तिलक के साथ ही वापस आऊंगी। पर तू जाएगी कहाँ बेटी? माँ, मैं अपने घर जाऊंगी, वहां जिन्हें मेरी सच्ची जरूरत है। कहाँ? कहाँ है तेरा घर? तेरे घर वाले तो तुझे यहाँ डाल गए हैं बेटी। वे मेरे घर वाले नहीं थे माँ। एक दिन जरूर तुम्हें अपने घर बुलाऊंगी। निहारिका ने फिर देर नहीं की, उल्टे पांव उसी मोहल्ले में स्थित अपने सिलाई बुनाई केंद्र में जाकर शरण ली। तुम हमारे बीच रह सकोगी बेटी? चंदाबाई ने दुखी होकर पूछा था। क्यों नहीं चंदाबाई, क्या तुम मुझे अपनी बेटी नहीं मानती? मेरी बेटी? तू तो हमारी माँ है जिसने हमें रास्ता दिखाया है। सब सुनकर रमाकांत सर भी हैरान रह गए थे। तुमने अपने पति या उसके परिवार वालों से अपने कार्य की योजना न बताकर गलती की थी निहारिका। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम सिर्फ अपने दम पर इतनी बड़ी योजना ले रही हो। चलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल चलता हूँ, उनको सारी सच्चाई बताऊंगा। मेरा वे जरूर विश्वास करेंगे। सर, मैं मानती हूँ कि ये मेरी गलती थी, पर सच्चाई जानकर मुझे इस योजना पर कार्य करने की अनुमति कभी न दी जाती। रही सर आपकी बात करने की, तो जिस घर में पति पत्नी के बीच विश्वास न हो, वहाँ कुछ भी कहना सुनना व्यर्थ है सर। फिर भी मैं तुम्हें सलाह दूंगा, तुम उनसे माफी मांग लो। किससे माफी मांगू? उन माता पिता से जिन्होंने मेरे सारे सपने निर्ममता से तोड़ डाले, या उनसे जिसने मुझे सिर्फ शरीर समझा? आप नहीं जानते सर, मैंने बचपन से एक सपना देखा था कि मैं डॉक्टर बनकर दूसरों की तकलीफ हर संभव कम करूंगी। वो सपना मेरे जन्मदाता पिता ने भंग किया। आपने यह योजना दी, कुछ अर्थों में आपने यह योजना देकर मेरे उसी सपने को पुनर्जीवित किया था। इन समाज द्वारा शोषित स्त्रियों को नया जीवन देना कुछ वैसा ही लगा था मुझे, जैसे कि मैं सचमुच मनोचिकित्सक बन गई हूँ और उनकी तकलीफें दूर कर रही हूँ। अब आप तो मेरे इस सपने के साथ मुझे जीने दीजिए सर। अब मेरा वापस जाना नामुमकिन है। निहारिका हाफ सी उठी कहते कहते। ठीक है, मुझे कुछ प्रोजेक्ट के लिए सरकार से पैसा मिलता है। वो धनराशि मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए दे रहा हूँ। तुम्हारा सपना साकार हो, यह मेरा भी आशीर्वाद है तुम्हें। तुम्हारी हर मदद के लिए मैं भी नहीं, पूरा विभाग भी तुम्हारे साथ है। और मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम अपना खोया हुआ सब कुछ पालोगी। निहारिका ने जब सर की ये बात सुनी तो झुककर उनके चरण छू लिए और इस तरह से अपनी कृतज्ञता व्यक्त की थी। हॉस्टल में रहना निहारिका ने स्वीकार नहीं किया। उन शोषित प्रताड़ित स्त्रियों की परेशानियां उनके पास रहकर ही जानी जा सकती थी। निहारिका ने उसी गली के नुक्कड़ पर एक छोटा सा कमरा लेकर रहना शुरू कर दिया। पहले दिन ही निहारिका के लिए चुनौती साबित हो गया। रात में किसी शराबी ने दरवाजा पीटना शुरू किया था। पास सोई हुई चंदा और रानू ने उस खतरे को किसी तरह टाला था। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है निहारिका, लोग गलत समझ सकते हैं। चंदाबाई हैरान परेशान थी। समझ गई थी कि उस गली के ग्राहकों ने निहारिका के विरुद्ध मोर्चाबंदी कर ली थी। उसके विरुद्ध अश्लील नारेबाजी की गई। शहर के कुछ अमीर लोगों को विरोधियों के अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त था। कई रातें निहारिका ने जागकर और डरते हुए बिताई थी। सब कुछ जानकर विभाग के लड़कों ने जाकर चेतावनी दी कि अगर इन्हें परेशान किया तो हम गली के एक एक घर को जला डालेंगे। हमारी शक्ति से टक्कर लेने की हिम्मत न करे। निहारिका ने उन उत्साही युवकों को हिंसा करने से रोका और गली वालों का विश्वास जीत लिया था। शांत सधी आवाज में उसने कहा था, इन औरतों की जगह अपनी माँ बहन को देखिए, तब आप इनकी तकलीफ समझेंगे। मैं जबरन किसी को अपने साथ नहीं लाना चाहती। जो खुद से अपना रास्ता बदलना चाहे, उनका स्वागत है। मेरे साथ जीवन फूलों की शैया नहीं, कांटों की राह मिलेगी। निहारिका की मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही थी। अपने खाली समय में वह उन लड़कियों और औरतों के साथ उनकी काउंसलिंग करती, उन्हें उस जीवन के भय से परिचित कराकर सद्मार्ग की राह दिखाती। पत्रकारों तक निहारिका की तपस्या की कहानी पहुंच गई थी। अखबारों में निहारिका के त्याग और सेवा की कहानियां छप रही थी। सरकारी महकमे भी सावधान हो गए। स्वयं मुख्यमंत्री ने एक इमारत उन औरतों के पुनर्वास के नाम पर देकर काफी यश कमा लिया।
निहारिका के अंदर की कर्मठ चिकित्सक जाग उठी थी। हैंडीक्राफ्ट सेंटर में बनी सुंदर वस्तुएं उसकी कलात्मक अभिरुचि की परिचायक थी। अब तो शहर के सम्मानित नागरिक एप्लिक वर्क के बेड कवर्स, कुशन कवर्स, साड़ियां लेने आने लगे थे। समाजशास्त्र की डिग्री निहारिका ने विशेष सम्मान के साथ प्राप्त की थी। रमाकांत सर ने एक बार स्नेह से पूछा था उससे, तुम हमारे विभाग में लेक्चरर बनना चाहोगी? निहारिका के जवाब से वे चौंक गए थे। निहारिका ने कहा, नहीं सर, मैं जहाँ हूँ वही जगह मेरे लिए ठीक है। अभी मुझे और भी बहुत कुछ करना है। अच्छा, अभी तुम्हारी नई योजना क्या है? सर, एक मैं सांस्कृतिक कला केंद्र की स्थापना भी करूंगी, जहां हर वर्ष इन महिलाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक छोटा मोटा मेला ही कहिए ना, इनके क्राफ्ट की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। आप नहीं जानते सर, इनमें से कई लड़कियां बहुत अच्छा गाना गाती है, कई लड़कियां बहुत अच्छा डांस करती है। इसके अलावा इनके हाथों में हुनर भी है। इनमें से कई लड़कियां बड़ी प्रतिभाशाली है और पढ़ना भी चाहती है। निहारिका का कार्य देखकर उसकी तारीफें पत्रिकाओं में छपती रहती थी। निहारिका को 15 अगस्त पर मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किए जाने की खबर पत्र पत्रिकाओं में छपी थी। निहारिका ने माँ को पत्र लिखकर बुलाया था, तुम्हारी बेटी अपनी राह पा गई है माँ। मेरे मस्तिष्क पर सम्मान का तिलक लगता देखने तुम्हें आना ही होगा माँ। आओगी ना? मुख्यमंत्री से सम्मान पाती निहारिका को देखती सुजाता की आंखों से खुशी और गर्व के आंसू आ गए थे। निहारिका को अपनी ओर आता देखकर अजीत भैया संकोच से भर उठे। बोले, मुझे माफ कर दे बेटी। कर सकेगी? निहारिका ने अपने पिता के चरण छूते हुए कहा, आप तो मुझे आशीर्वाद दो पापा, कि मैं अपने कार्य में, अपनी तपस्या में सफल हो सकूं। निहारिका के मस्तक पर अजीत भैया का आशीष देता हुआ हाथ हौले से रुक गया, मानो आशीर्वाद देते हुए भी उन्हें संकोच हो रहा था। निहारिका ने देखा कि दूर उसकी सास खड़ी हुई निहारिका को देख रही है। निहारिका ने उनका भी अभिवादन किया। तब उसकी सास बोली, बेटी, अब बहुत हुआ तेरा बाहर रहना, चल अब अपने घर चल, वहां रहकर भी तू ये सब काम कर सकती है। अब तुझे वहां कोई नहीं रोकेगा। माँ, मैं तो अपने ही घर में हूँ। बल्कि ये कहूंगी कि मेरे घर में आप लोगों का हमेशा स्वागत है। न मुझे माँ और पिताजी के घर जाना है और ना ही आपके घर। अब मैं मेरे इसी घर में रहकर मेरा काम पूरा करूंगी। यही मेरा घर है। अब पराये घर जाने की कोई चाह बाकी नहीं रही मेरी। ये कहकर निहारिका अपने घर की ओर चल दी। सब उसे सम्मान भरी नजरों से देखते रह गए। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? एक लाइक और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।